है नहीं सही है, वो चिपका रखा है, ये सही है, वो चिपका रखा है। Good afternoon. How are you all? Fine. Gaurav, Rohit, Rohan, बताइए। एक तो चॉइस बिटवीन लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। Choice between labor and hours of leisure, मतलब being a laborer you have complete freedom to choice of having working hours। मतलब कि आप अगर लेबर हो, एज अ लेबरर कहीं वर्क कर रहे हो, तो जो आप काम कर रहे हो दैट इज लेबर, है ना। जो आप मेहनत कर रहे हो उस मेहनत को हम बोलते हैं डूइंग सम वर्क या लेबर। आप अपना लेबर पार्ट दे रहे हो, तो यू पर्टिकुलरली यू आर अ लेबरर, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स वर्क करना चाहते हो और कितने आवर्स आप एज अ फ्री आइडल, एज अ लेजर उस टाइम को स्पेंड करना चाहते हो। तो इसमें कुछ कंडीशंस आगे इसने लिखी हैं कि जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस पर हम काम ज़्यादा करते हैं और आराम कम करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है तो हमारा जो आराम करने वाला जो टाइम है, फ्री टाइम जो है, वो हम एक्सटेंड कर देते हैं और काम कम करते हैं। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर लाइक एक्सपीरियंस लेवल हो गया, प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा हो जाना, तो वो फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मैटर करता है। स्टार्टिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में कुछ और होता है, बढ़ते 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 हम क्या करते हैं, जैसे अगर एक्सपीरियंस गेन कर लिया, न्यूली एज अ फ्रेशर कहीं ज्वाइन करते हो, अब आपके अंदर एंथू लेवल भी ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा काम करोगे। मे भी हो सकता है अपने सुपीरियर को इम्प्रेस करने के लिए आप ज़्यादा काम कर रहे हो, है ना। फ्री टाइम आप कम बैठोगे, रेस्ट कम करोगे, मेहनत ज़्यादा करोगे। लेकिन जैसे 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 आप काम करते करते मैनेजर लेवल पर आ गए, तो आपका काम क्या रह जाएगा, काम तो आपका कम रह जाएगा ना, सिर्फ सुपरवाइजिंग काम रह जाएगा। तो आप काम कम करोगे, आराम ज़्यादा करोगे। तो वो भी डिपेंड करता है लेबर टू लेबर कि आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या है। चलिए ये डाउट बताइए क्या डाउट है। एंटरप्राइज परफॉर्मेंस में 5 पॉइंट है ना, कौन से 5 पॉइंट पॉइंट बताओ, पेज नंबर, पॉइंट बताओ, पेज नंबर तो बुक्स अलग है, जल्दी बताओ जल्दी। एंटरप्राइज में और किसी को कोई डाउट है? एंटरप्राइज में और किसी को डाउट है इस फैक्टर में? नो नो, क्लास के बाद तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगी मैं, ठीक है। चलिए प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ा था कि हम कुछ इनपुट डालते हैं जिससे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, या हम कुछ भी फैक्टर जो हैं जिनके थ्रू रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं और फाइनली फिनिश गुड में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या इन शॉर्ट बोले तो इनपुट प्रोसेस्ड आउटपुट। एंड व्हाट आर दीज इनपुट्स? इनपुट्स क्या थे हमारे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, वो हमारे इनपुट्स थे। क्या क्या थे फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर हमारे फैक्टर्स थे, ठीक है। आउटपुट क्या था? इन शॉर्ट कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज आपके आउटपुट है। अच्छा, तो अब आप लोग मुझे ये बताओ, इनपुट और आउटपुट में डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? डिपेंडेंट आउटपुट है। Gaurav, which one is the dependent factor and which one is the independent factor? इनपुट तो में डिपेंडेंट है, Okay, डिपेंडेंट आउटपुट है। dependent, output dependent है। मुस्कान, प्रवेशिका, तो सेटल नहीं हो। रोहित, गौरव, दोनों डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। रोहन, शिवानी, अंशी, नंदनी। गौरव, नंदनी और अंशी ने एक बात कही और बाकी सभी एक चीज पर एग्री है ना। तो इन तीनों ने जो कहा दैट इज राइट, आप सभी लोग गलत हैं। वो क्यों है? आउटपुट क्या है? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज कब मिलेंगे हमें? जब प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन किससे कर रहे हैं?
इनपुट से। मैंने रॉ मटेरियल ही नहीं लगाया, उसमें कोई काम ही नहीं हुआ, पड़ा है वो रॉ मटेरियल की तरह ही पड़ा है, तो क्या हमें फाइनल गुड मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। जब हम इनपुट को यूज करेंगे उसके बाद ही तो फाइनल गुड मिलेगा। अगर ये प्रोडक्ट बना है तो इसमें बहुत सारी चीजें लगी है ना, लोगों ने अपना लेबर दिया है, काम किया है, मशीनरी वर्क हुआ है, ये कुछ रॉ मटेरियल लगा है, उसके बाद ही तो ये प्रोडक्ट मिला है। उन इनपुट्स के बिना ये प्रोडक्ट मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। तो ये आउटपुट कैसा हुआ? डिपेंडेंट, और इनपुट इंडिपेंडेंट। उनके होने के लिए वो किसी चीज पर निर्भर या डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। रॉ मटेरियल बात करें, अगर हमें कोई मशीन बनानी है, स्टील है तो वो इंडिपेंडेंट है ना। लॉग ऑफ वुड है, वो इंडिपेंडेंट है। चेयर क्या हुआ? डिपेंडेंट हुआ ना, किस पर? लॉग ऑफ वुड पर। लॉग ऑफ वुड अवेलेबल होगा देन ओनली वी कैन प्रोड्यूस चेयर। यस और नो? क्लियर? तो इनपुट हमारा कैसा फैक्टर है? इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और आउटपुट डिपेंडेंट फैक्टर है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या बोला जाता है? Q is the Q is equals to Q is what is Q? Q is output, ठीक है? Output, quantity, product कुछ भी हो सकता है, is equal to the function of all the inputs। और inputs हमारे क्या हो सकते हैं? जो भी हमारे factors of production थे वो हमारे inputs होंगे, ठीक है? प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ने के लिए हम दो तरीके की चीजों को पढ़ेंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है? शॉर्ट रन विच इज टू शॉर्ट, बहुत छोटा टाइम पीरियड, ठीक है? शॉर्ट रन में क्या होता है कि एक चीज या एक फैक्टर आपका कैसा होगा? फिक्स्ड होगा, और बाकी सारे फैक्टर्स कैसे होंगे? वेरिएबल। एंड व्हाट इज द वर्ड वेरिएबल? मींस चेंजेबल, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है? जैसे मैं कहूँ शॉर्ट रन में आपका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और बाकी सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल है। मतलब शॉर्ट रन, अगर मैं कहूँ आज के आज मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे नया अपना बिजनेस सेटअप करना है, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? इट इज अ मैटर ऑफ शॉर्ट रन, शॉर्ट टाइम पीरियड है, आज के आज में नहीं अरेंज कर सकते। वही अगर मैं कहूँ 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो यस आई कैन अरेंज ना, इवन कल या परसों तक भी मे बी हो सकता है कि अरेंज हो जाए। शॉर्ट रन क्या होता है? बहुत कम टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है आपका, ठीक है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, इसमें मैक्सिमम अगर मैं कहूँ सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 30 स्टूडेंट्स की सीटिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम। तो सडनली मैं ये सोचूं कि नहीं, कल मेरे पास 10 बच्चे और आएंगे, इसको मैं बढ़ा देती हूँ, तो क्या इज इट पॉसिबल कि आज रात में इसको मैं बढ़ा दूँ और कल बच्चे आ जाएंगे? और नॉट पॉसिबल ना। व्हाई? बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टाइम पीरियड है, नहीं हो सकता। वहीं अगर मेरे पास 1 वीक है, 1 मंथ है, तो यस एक मैं नया रूम बना सकती हूँ, या फिर इसका दीवार को हटा के और एक्सटेंड किया जा सकता है इस रूम को। पॉसिबल है ना, कंडीशंस बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट रन में एक फैक्टर ऐसा होता है जो हमारे पास फिक्स्ड है, और बाकी सारे फैक्टर्स को क्या माना जाता है? कि वेरिएबल फैक्टर्स हैं। जैसे कैपिटल हो सकता है फिक्स्ड, है ना, और क्या हो सकता है हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर? लैंड। हम मान लेते हैं कि लैंड हमारा फिक्स्ड है और बाकी सारे वेरिएबल है, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि एक फैक्टर हमारे पास फिक्स्ड होता है और बाकी सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। वहीं अगर लॉन्ग रन की बात की जाए तो लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। क्यों होते हैं सारे फैक्टर्स वेरिएबल शिवानी? चेंज होते रहते हैं। रोहित, क्यों होते हैं सारे फैक्टर्स वेरिएबल? रोहन, टाइम पीरियड ज्यादा है ना। जैसे मैंने कहा मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, आज ही आज कैसे अरेंज करूं? लॉन्ग टाइम पीरियड है, बहुत टाइम पीरियड है मेरे पास, इतने टाइम में तो कहीं से मिल जाएगा, अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं देगा, ठीक है, वहाँ इमेज खराब है तुम्हारी, मेरी तो ठीक ठाक है, तुम्हारी में भी हो सकती है खराब है, नहीं मिलेगा तो तुम लोन उठा लो, लोन में टाइम लगता है, तो आप बस लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, बहुत टाइम है, सब कुछ है। आप लैंड की बात कर रहे हो तो आप लैंड को खरीद सकते हो, लीज पर ले सकते हो, रेंट पर ले सकते हो, तो टाइम पीरियड आपके पास ज्यादा है, तो सारे फैक्टर्स कैसे होंगे? इसमें वेरिएबल होंगे, ठीक है, ऑल वेरिएबल फैक्टर्स। और इसमें वन फैक्टर कैसा होगा? फिक्स्ड होगा, बाकी अदर फैक्टर्स कैसे होंगे? वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इस लॉ को लॉन्ग रन में जो लॉ हम पढ़ते हैं उस लॉ को हम बोलेंगे रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। स्केल मतलब ऑल ओवर, फुल, वाइड, है ना, लार्ज स्केल में बोलते हैं ना सब, एक लार्ज स्केल मींस बड़े रेंज में, तो उसे हम कहेंगे रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो वेरिएबल फैक्टर है वो प्रोपोर्शनेटली कैसे चेंज होता रहता है, तो उसे हम कहेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। गॉट इट? तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन की लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आपके बुक में एक टेबल गिवन है, ठीक है, आपके बुक में एक टेबल गिवन है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट से बताओ। लेबर है, लेबर बताओ, टीपी, एपी एंड एमपी। चलो, व्हाट इज टीपी? टीपी इज टोटल प्रोडक्ट। आपको पता आगे हमने जो पढ़ा था, आई मीन पीछे जो पढ़ा था यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी था वहाँ यूटिलिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट कि टोटल कितना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। एवरेज, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द वेरिएबल प्रोडक्ट। ये वेरिएबल है ना लेबर, ये वेरिएबल है, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। और मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी थी, तो क्या था मार्जिनल यूटिलिटी? एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन पर मेरी जो सैटिस्फैक्शन लेवल है उसमें एक एक्स्ट्रा कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज टोटल, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मींस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने पर मेरे जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें कितना चेंज आया, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसे क्या बोल सकते हैं? चेंज इन दिस, आपका क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट। आई थिंक इनको डीपली ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो टीपी, एपी एंड एमपी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। सो प्लीज जरा मुझे एक बार ये नंबर डिक्टेट कर दो। 11 तक बताओ। 210 330 440 520 600 670 670 720 720 750 750 740 क्वेश्चन पूछूंगी मैं सबसे, इसलिए बातों में लगे हुए हो। Done? This is the table which is given in your book. ठीक है, ये टेबल आपके गिवन है। अब देखिए कर्व और ड्रॉ कर लेते हैं इसका, या तो हम दो बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एक में ही बना लें। ऑप्शन इज योर्स। Done?
देखिए टेबल गिवन है और आपके पास चार्ट गिवन है, आप बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिया हमने, एक वेरिएबल फैक्टर लिया है, ठीक है। एक वेरिएबल फैक्टर में ही चेंजेस ला सकते हैं, फिक्स्ड इज अ फिक्स्ड, उसको लिख लो या ना लिख लो एक ही बात है, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर जिसमें चेंजेस ला सकते हैं। अब जब मैंने एक लेबर लगाया किसी पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन के लिए, तो मेरे पास जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ, 100 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्शन हुआ, तो एवरेज मेरा क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एक लेबर वर्क करेगा तो जो प्रोडक्शन हुआ है उसका एवरेज भी 100 आएगा और मार्जिनल भी 100 आएगा। मार्जिनल 100 क्यों आएगा, अगर लेबर वर्क नहीं कर रहा है वहां पर, ठीक है, मशीनरी है पड़ी है जो कि क्यों, क्या वो प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। एक लेबर जब वहां पर काम कर रहा है, आया उसने कोई प्रोडक्शन किया, वर्क किया, तो कुछ प्रोडक्ट बना, तो जो बना दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। एक लेबर जब वो सारा प्रोडक्शन कर रहा था तो इतना प्रोडक्शन हुआ जिसके बेसिस पर हमने एवरेज और मार्जिनल को कैलकुलेट किया। डन यहाँ तक। देन एक लेबर और ऐड किया, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर है तो इसमें चेंजेस पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, पहले जब एक लेबर वर्क कर रहा था तो प्रोडक्शन लेवल देखा, जब सेकेंड लेबर एक एक्स्ट्रा लेबर को हमने इंट्रोड्यूस किया तो हमारा प्रोडक्शन कैसा हुआ, बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया ना, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। देखो जैसे अगर मैं कहूँ कंस्ट्रक्शन साइट्स आप सबने देखी है, काम कहीं ना कहीं हर कहीं आपने देखा होगा, आपके घर में भी हुआ होगा, कोई नई बिल्डिंग रेनोवेट की है या बनी है या आस पड़ोस में बनी है, तो जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है आप लोग देखते हो लेबर वर्क करती है, वहां पर क्या करते हैं वो लेबर, एक वो होता है तसला जो बोलते हैं, उसमें मिट्टी डालना या फिर ईंट जो ब्रिक्स है, ईंट से वो एक बना लेते हैं महल टाइप, उसको वो उठा के खुद लेके जाता है और जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है, मटेरियल रखा है, वो वहां पर उसको प्लेस करता है। तो सिंगल पर्सन इज डूइंग एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी, उसको उसमें मिट्टी डालना भी, उसको उठाना, उसको चलते 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 वहां तक जाना और फिर उसको वहां अवेलेबल कराना, तो एक ही सारा काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो एफिशिएंसी लेवल होगा वो कैसा होगा, धीरे धीरे वर्क करेगा, प्रोडक्शन स्लोली स्लोली होगा ना, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। फिर जब एक लेबर और आ जाएगा उसके हेल्प के लिए, वो वहां पर डालकर आया, तब तक जो दूसरा उसका तसला है वो दूसरे लेबर ने हेल्प करके वो भरकर रख दिया, ठीक है, वहां से वो उसको लेकर जा रहा है। तो अगर एक मिट्टी के ढेर को यहाँ से वहां तक पहुंचाना है तो इजीली वर्क हो सकता है ना। तो जब सेकेंड लेबर आया तो प्रोडक्शन लेवल क्या हुआ, बढ़ा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपने टेबल को ध्यान से देखा हो तो आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी, yes or no? If yes, then say yes. If no, then say no. की कुछ नोटिस, क्या, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, एक लेवल पे क्या आ गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। कांस्टेंट होने के बाद क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया और इस लेवल पे आकर ये 0 हो गया, एंड देन इट स्टार्टेड डिमिनिशिंग। एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ, बढ़ा, देन अगेन ये क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ, एंड देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग 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 एंड डिक्रीजिंग। एवरेज प्रोडक्ट नेवर कम्स 0, एवरेज प्रोडक्ट 0 कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दैट इज बिकॉज की प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन होगा ही, जब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा तो एवरेज भी कुछ ना कुछ आएगा ही, हो सकता है पॉइंट्स में चला जाए, ठीक है। तो ये जो इसका कर्व है ये ऐसे सीधा सीधा पैरेलल होता जाएगा, मिनिमम हो सकता है, बट इट नेवर इंटरसेक्ट टू द एक्सिस OX, OX एक्सिस को कभी ये टच नहीं करेगा। टच करने का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 0 नहीं होगा। टोटल प्रोडक्ट देखो, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एट सम पॉइंट आपने देखा होगा इट इज, इनका डिफरेंस ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है तो इसका डिफरेंस हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, तो ये इसके डिफरेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो इसका डिफरेंस देखकर हम जज कर सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट के कितना बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो ये देखो इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ, 10 10 10, जब डिक्रीमेंट स्टार्ट हुआ तो कितना हुआ, 30, देन ये हो गया 0, देन 10, देन 20, देन 20,
मतलब इसका रेट देखो क्या हो रहा है कि एक स्टेज पर तो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, वो धीरे 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 बढ़ेगा और अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी को हम कर्व से अगर करें, जो भी हमने यहाँ देखा, टोटल प्रोडक्ट है हमारा बढ़ रहा है कहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये कौन सा पॉइंट है, जहां पर हमारा ये क्या है, MP इज इक्वल टू AP, MP इज इक्वल टू AP। इन्फ्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेज 1 की। अच्छा मैंने इन्फ्लेक्शन बोला है क्या, पहले स्टेज 1 सुनो, स्टेज 1 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। स्टेज 1 क्या है, यहाँ से आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक बढ़ेगा। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जो TP जो आपका बढ़ रहा है, इट विल स्टिल इंक्रीज बट एट अ लोअर रेट, स्लोली स्लोली ये बढ़ेगा इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद। जब टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है स्टेज 1 में, व्हाट इज हैपनिंग विद AP एंड MP, AP इज increasing and MP is also increasing, but AP is less than MP। MP बड़ा है ना यहाँ पर, AP इसके अंडर नहीं था रहा है, that means average product is less than MP, MP ज्यादा है, average product कम है till stage 1, ठीक है। ये हमने stage 1 की बात की। stage 2 ये तो होगी साथ में एक लाइन होगा, वो अलग बनेगी, उसी में होगा, नहीं होगा। ये पॉइंट है ना, यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन तक, ये अलग पॉइंट होगा। वो मैंने भी बताया नहीं है, उसको भी होल्ड पे रखो, उसको मत पढ़ो, पहले स्टेजेस समझो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। पहला स्टेज क्या, ड्राइंग में हो सकता है प्रॉब्लम हो गई हो, अपनी बुक में देखो, बुक की तरफ देखो, उसमें ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूँ बुक में ध्यान दो। जब आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो पॉइंट कहाँ पर है, ये F से जब ऊपर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से ऊपर जाते हैं, जहाँ पे डॉटेड लाइन बनी हुई है ना, तो क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आपका दिया हुआ है इन्फ्लेक्शन, वहां तक इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमारा MP कैसा होगा, MP भी बढ़ रहा है इस स्टेज पर, है ना, MP भी बढ़ेगा और एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में ज्यादा कौन होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है, तभी तो इसका कर्व अबव है और बिलो एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। स्टेज 2 में देखो हमारा टोटल प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा और एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा एट पॉइंट H। पॉइंट H पर क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। जब पॉइंट H पर मैक्सिमम होगा तो हमारे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और एवरेज प्रोडक्ट किस स्टेज पर होगा, डिक्रीजिंग स्टेज पर। और स्टेज 3 की जब बात करें तो टोटल प्रोडक्ट कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है, बट ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे 3 स्टेजेस थे, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, उस मैक्सिमम से लेकर और आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है ये, कि इस पॉइंट के बाद टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट होगा, बट कैसा होगा, डिक्रीजिंग रेट पर होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, और वो पॉइंट कब होगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, उसके सामने जो पॉइंट होगा वो होगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंच जाएगा ना, उसके बाद जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा, लेकिन स्लो रेट पर, ठीक है। समझ आया, TP, AP और MP में क्या चेंजेस आते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो AP और MP के रिलेशनशिप पर भी आते हैं।
ठीक है, एपी और एमपी की रिलेशनशिप पर आते हैं, बता पाओगे कैसे? मार्जिन फर्स्ट स्टेज पर एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। फिर पॉइंट्स के नाम दे दो, जैसे एट पॉइंट एल पर एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहां नहीं लिखा है, बुक में देखो या उस पे देखो, जहां पॉइंट एल है, जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, कोई भी पॉइंट जब इंटरसेक्ट होता है तो क्या होता है वहां पर? इक्वल होता है ना, तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। इसके बाद क्या हुआ? दोनों डिक्रीज हुआ, कौन सा ज्यादा है? एमपी इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ? एमपी नीचे आ गया ना, एवरेज प्रोडक्ट ऊपर है इसके, कोई भी कर्व ऊपर है, अबव कर्व होता है किसी कर्व से, उसका मतलब है कि वो ज्यादा है, तो यहाँ पे एवरेज, समझ आ रहा है? ऐसे शक्ल क्यों बना के बैठे, मुझे ऐसा लगा तुम्हें आ नहीं रहा। एमपी इज ग्रेटर देन एपी इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा? एमपी इज इक्वल टू एपी, और इस पॉइंट के बाद एपी इज ग्रेटर देन एमपी। अब भी तो बोल रहे हो, अब लगा मुझे कुछ आ रहा है तुम्हें, ठीक है, डन, ये वाला समझ आ गया? अच्छे से कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। उसका टेम्परेचर थोड़ा कम करा दो, कहाँ है इसका रिमोट? का सर बैठे, देखो वो तो बोलो सर इसका टेम्परेचर कम कर दो। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न टू स्केल जो है, उसमें क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, वो बहुत इजी है। रिटर्न टू स्केल में आपके सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं? वेरिएबल है, ठीक है। देखो डायग्राम नहीं बनेगा, सिर्फ समझना ही है, डायग्राम नहीं होगा शायद इसमें, नहीं है ना? देखो that's it, this is your return to scale, stage 1, stage 2, stage 3। stage 1 increasing return to scale, stage 2 constant return to scale, stage 3 decreasing return to scale। इसमें क्या होता है? इसमें रिलेशनशिप है, किसमें? इसका रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट में। इंक्रीजिंग में बात करो, अगर मैं कहूं मैंने जो इनपुट है वो कितना लगाया? 20% इनपुट लगाया, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेज 1 कौन सा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर मैं कहूं उसमें 20% इनपुट लगाया, ठीक है, और मेरा आउटपुट कितना आया? आउटपुट मेरा आ गया 40%, तो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। समझो मीनिंग? समझे? जितना आपने इनपुट लगाया उससे ज्यादा आपका प्रोडक्शन हुआ। सेकेंड स्टेज पर 20% इनपुट लगाया तो आपका 20% ही आउटपुट मिला, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। थर्ड स्टेज पर आपने 20% इनपुट लगाया और आपको सिर्फ 5% आउटपुट मिला, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन यही गिवन है, इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीनों इसके स्टेजेस बताए हैं, डन। देन आपकी बुक में क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। मेरी बुक में अगर कुछ अलग है, आपके बुक में कुछ एक्स्ट्रा गिवन है तो प्लीज बता देना। अब है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे ना, याद है? भूल गए हो सभी को? याद है ना? कैसा कर्व था उसका? कॉन्वेक्स इसका कर्व था, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आइसो पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसमें आइसो कॉस्ट बोलते हैं। जैसे आपकी जो कॉन्वेक्स कर्व है, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा आइसो कॉस्ट, ठीक है।
देखो थोड़ा सा तुम्हें पढ़ा पहले हाँ पहले नहीं पढ़ा ये टॉपिक शायद नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। तो किसी और तरफ से आपने हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की थी ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन करने से जो मेरी कॉस्ट इक्विवेलेंट होगी उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम वर्ड लेते हैं आइसो कॉस्ट, ठीक है। बजट लाइन यहाँ पर होती है आइसो कॉस्ट लाइन। डायग्राम सेम है, सिमिलर है, एक बार बुक में देखो, देखो क्या कह रहे हैं। इट इज द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। Isoquants are similar to the indifference curve in the theory of consumer behavior. All those combination of inputs which are capable for producing the same level of output. हमने जो indifference curve में पढ़ा था वो क्या था, two combinations से same level of satisfaction, ठीक है। यहाँ पे भी two combinations हैं, same level of production. We are not talking about the satisfaction. यहाँ पे म्यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की। तो दो कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स हैं गिविंग अस सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वहां पे हमने बात की थी सैटिस्फैक्शन की, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, ठीक है। आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स व्हिच यील्ड इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, इक्वल लेवल ऑफ indifference curve which represents all the combination which is equal satisfaction। वहां पे indifference curve था, यहाँ पे isoquant curve। नेम बदल गए हैं, बाकी चीजें सब कुछ वही है। वहां यूटिलिटी थी satisfaction, यहाँ प्रोडक्शन है। सेम कर्व सेम इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, isoquant curve, ठीक है। So these isoquants are also called as equal product curve। इन नेम्स को हाईलाइट कर लेना, isoquant curve और equal product कर्व्स। आइसो प्रोडक्ट कर्व्स भी बोला जाता है, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। आइसोक्वांट कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इंडिफरेंस कर्व अलग है, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व अलग है, समझ रहे हो ना दोनों। प्रोडक्शन लग गया तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, अगर प्रोडक्शन नहीं है तो हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी की, ठीक है। या आइसो प्रोडक्ट कर्व, ओके। आपके पास टेबल गिवन है प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, ये क्या है, दो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन के। एमआरटीएस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। या प्रोडक्शन है तो टेक्निक की बात करेंगे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एमआरटीएस कौन सी थ्योरी में आता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, नॉट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में क्या आता है, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपको करने हैं, बाकी सेम है। नेगेटिव स्लोप है, अप टू डाउन स्लोप होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, टू कॉम्बिनेशंस होंगे। जो इंडिफरेंस कर्व में क्या था, सेम सिमिलर कर्व है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा नजर दौड़ा लो उस कर्व पर। सब्स्टिट्यूशन, देन हमने क्या पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व में, बजट लाइन पढ़े थे। यहाँ पर बजट लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, आइसो कॉस्ट लाइन। बजट लाइन इज आइसो कॉस्ट लाइन। कह रहा है कि आइसो कॉस्ट लाइन या इक्वल कॉस्ट लाइन, also known as budget line, budget constraint line, shows the variable alternative combinations। सेम चीज यहाँ पर भी वही है जो हमने इंडिफरेंस में पढ़ा था, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन गिविंग इक्वल प्रोडक्शन लेवल, नॉट सेटिस्फेक्शन। उसमें सेटिस्फेक्शन था, मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, गिविंग इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। बजट लाइन जो है वो हमारा बजट कंस्ट्रेंट को बता रहा है कि मेरा इतना बजट है, आई कैन प्रोड्यूस दिस मच ऑफ क्वांटिटी। और जो हमारा आइसो कॉस्ट कर्व है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। सिमिलर, डन। थर्ड डायग्राम देखो जो गिवन है,
वो इक्विलिब्रियम का है, सेम विच वी हैव स्टडीड अर्लियर इन आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा था हमने इक्विलिब्रियम, सिमिलर है, डिक्टो है, वही इक्विलिब्रियम है। बस हमें क्या बात करनी है, वी शुड नॉट टॉक अबाउट द सैटिस्फैक्शन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन लेवल इंस्टेड ऑफ यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन। क्लियर है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन? एनी डाउट्स? No, ma'am. डन? Yes, ma'am. Your chapter is done. Any doubts till now? No, ma'am. No doubts? Very good class. But it's like, I suppose, कुछ मतलब जरा तो फर्क